Assalamu alaikum everyone. In today's lecture we will discuss about 4 steps of pharmacokinetics which include drug absorption, distribution, metabolism and excretion. तो सबसे पहले हम ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे. ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सेंट्रल कंपार्टमेंट. यानी कि अगर किसी पेशेंट को हम कोई मेडिसिन देते हैं तो साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचने से पहले उस मेडिसिन ने ब्लड में जाना है और इसी को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है. उसके बाद है बायो अवेलेबिलिटी. इट इज़ द फ्रैक्शनल एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ड्रग रीचेज इट्स साइट ऑफ एक्शन. यानी कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को तो हमने कह दिया कि ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब ब्लड में जाएगी तो उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा. लेकिन उस एडमिनिस्टर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग में से कितने % ड्रग साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगी उसको बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है. लेट्स सपोज अगर आपने किसी पेशेंट को 500 मिलीग्राम की एक ड्रग दी है तो हो सकता है कि वो 500 मिलीग्राम की डोज ही साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच के अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे. लेकिन ये भी हो सकता है कि पेशेंट की बॉडी में तो आपने 500 मिलीग्राम की डोज एडमिनिस्टर करवाई लेकिन उसमें से हो सकता है कि 100 मिलीग्राम साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचे और जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचेगी वही फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी. ड्रग एब्जॉर्प्शन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनमें डोजेज फॉर्म मैटर करती है. यानी कि अगर आपने कोई ड्रग सिरप फॉर्म में पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर की है तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्विक होगी. लेकिन अगर टैबलेट्स को देखा जाए तो उनकी एब्जॉर्प्शन एज़ कम्पेयर टू सिरप्स डिलेड होगी क्योंकि टैबलेट्स में डाइजोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन भी मैटर करती है. उसके बाद ड्रग की अपनी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर करेंगी. यानी कि ड्रग एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है. इसके अलावा यहाँ पे है कि इंसुलिन शुड नॉट बी गिवन थ्रू ओरल रूट. इंसुलिन का हम सबको पता है कि इंसुलिन प्रोटीन इन नेचर होती है और इसको ओरल रूट के थ्रू हम क्यों एडमिनिस्टर नहीं करते क्योंकि हमारे जीआईटी में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटियोलिटिक होते हैं और एंजाइम चूँकि एक प्रोटीन है तो ये एंजाइम्स इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसलिए इंसुलिन को मोस्टली सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू ही पेशेंट्स को दिया जाता है. कोई भी ड्रग अगर आप ओरल रूट के थ्रू पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करें तो वो जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब होगी और उसके बाद सबसे पहले वो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाएगी जिसको कहा जाता है पोर्टल सर्कुलेशन. उसके बाद या तो बाइलरी एक्सक्रीशन होगी उस ड्रग की या फिर लीवर उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा और मेटाबॉलिज्म के बाद फिर हेपेटिक वेन के थ्रू ड्रग जो है वो वीनस सर्कुलेशन में एंटर होगी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी. अगर हम देखें तो इन सारे स्टेप्स के बाद ड्रग की काफ़ी थोड़ी अमाउंट रह जाती है जो साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचती है और इस इफेक्ट को कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट. यानी कि जो भी चीज़ हम ओरल रूट के थ्रू देंगे सबसे पहले वो लीवर में जाएगी जहाँ पे मेटाबॉलिज्म के थ्रू उस ड्रग की ब्रेकडाउन हो जाएगी और बहुत कम ही अमाउंट उस ड्रग की साइट ऑफ एक्शन तक पहुँच पाएगी. लेकिन अगर हम इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वो इन सारे स्टेप्स को ओवरकम करते हुए डायरेक्ट ड्रग को वीनस सर्कुलेशन में पहुंचाता है जिसकी वजह से फिर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ड्रग साइट ऑफ एक्शन तक डायरेक्टली पहुंचती है और इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट पास इफेक्ट भी अवॉइड हो जाता है जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होती है. लेकिन अगर हम ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो इस केस में हमें फर्स्ट पास इफेक्ट नज़र आता है जिसकी वजह से ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. उसके बाद है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि ड्रग अब ब्लड में आ गई है, अब उसने बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होना है. डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें कार्डियक आउटपुट आ जाता है, रीजनल ब्लड फ्लो, टिश्यू वॉल्यूम, कैपिलरी परमिएबिलिटी. कार्डिक आउटपुट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 1 मिनट में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है. लेकिन यहाँ पे हम जनरल कार्डिक आउटपुट की बात नहीं कर रहे.
इस इधर कार्डिक आउटपुट का मतलब है कि उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक कार्डिक आउटपुट के नतीजे में कितना ब्लड पहुंच रहा है। अगर तो कार्डिक आउटपुट उस पर्टिकुलर ऑर्गन का ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी, और अगर कार्डिक आउटपुट उस एरिया का कम है तो वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। इसी तरह ब्लड फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू, ये भी मैटर करता है। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ड्रग ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। उसके बाद है टिश्यू वॉल्यूम। जितना ज़्यादा किसी टिश्यू का वॉल्यूम होगा उतनी ही ज़्यादा ड्रग उस टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन ओबीज पीपल द वॉल्यूम ऑफ एडिपोज टिश्यू इज़ लार्ज। तो उस केस में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी एडिपोज टिश्यू में ज़्यादा होगी। उसके बाद है कैपिलरी परमिएबिलिटी। हमारी बॉडी की कुछ कैपिलरीज हाईली परमिएबल होती हैं, कुछ लेस परमिएबल होंगी। तो जितनी ज़्यादा कैपिलरीज की परमिएबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। फॉर एग्जांपल, बोन मैरो की जो कैपिलरीज होती हैं वो ज़्यादा परमिएबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्रेन में ड्रग को पहुंचाना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू बोन मैरो, क्योंकि वहाँ की कैपिलरीज लेस परमिएबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू बोन मैरो। डिस्ट्रीब्यूशन की दो फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ में ड्रग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी जहाँ पे ब्लड फ्लो या कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, यानी कि मेजर ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के हैं जिनमें लीवर, किडनीज और ब्रेन आता है, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन इन एरियाज़ में होगी। उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगी जिनमें ड्रग्स जो है वो मसल्स, फैट टिश्यू और स्किन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और सेकंड फेज काफ़ी डिलेड प्रोसेस होती है। उसके बाद है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। एल्ब्यूमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, और बेसिक ड्रग्स अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड करती हैं। ड्रग्स जो हैं वो इन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या तो बाइंड स्टेट में होती हैं या फ्री स्टेट में होती हैं, और इन दोनों स्टेट के दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। और कोई भी ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। सिर्फ वही ड्रग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है जो अनबाउंड या फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो। तो अगर किसी डिजीज कंडीशन में इन प्लाज्मा प्रोटीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से ड्रग की बाइंडिंग भी इन प्रोटीन के साथ काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर ड्रग का कम हो जाएगा, क्योंकि फ्री ड्रग उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेगी कि वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर पाए। ड्रग बाइंडिंग विद टिश्यू प्रोटीन। हम सब जानते हैं कि ड्रग अपने प्राइमरी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड तो करती है, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल प्रोटीन्स या एडिशनल सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ भी बाइंड करती है। तो अगर ड्रग्स इन टिश्यू प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगी तो वो उस पर्टिकुलर टिश्यू में अकोम्युलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक ड्रग की क्लास है। ये इन ड्रग्स की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि ये ड्रग्स ईयर्स और किडनीज के टिश्यू पे जाके अकोम्युलेट होती हैं और जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विद इन ब्रेन। लिपोफिलिक या अनआयोनाइज्ड ड्रग्स जो होंगी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को रैपिडली क्रॉस करेंगी, जिसकी वजह से वो ब्रेन में अकोम्युलेट हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी या आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी तो उसके लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना मुश्किल होगा, तो वो ब्रेन में इजीली नहीं पहुंच सकेगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑन द बोन्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बोन्स पे अकोम्युलेट करती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, और हैवी मेटल्स, ये दोनों क्या करते हैं कि ये बोन्स की सरफेस पे प्रेजेंट जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं उन पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये बोन्स में अकोम्युलेट हो जाती हैं और टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन टू एडिपोज टिश्यू। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में अकोम्युलेट इन फैट टिश्यू एंड कॉज टॉक्सिक इफेक्ट्स।
हम सब जानते हैं कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होंगी वो एडिपोज टिश्यू में जाके अकोमुलेट होंगी। तो अगर तो जो ऐसा पेशेंट है जिसमें एडिपोज टिश्यू का वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें एडिपोज टिश्यू का वॉल्यूम जैसे है, लेट्स सपोज अगर कोई ओबीज पर्सन है तो उसमें एडिपोज टिश्यू का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी उस पेशेंट के फैट टिश्यू में अकोमुलेट करेंगी और टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद है प्लेसेंटल एब्जॉर्प्शन। फीटस के ब्लड की जो पीएच होती है वो मदर के ब्लड की पीएच से एसिडिक होती है। तो आयन ट्रैपिंग के मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि एसिडिक ड्रग्स बेसिक इन्वायरमेंट में अकोमुलेट कर जाती हैं और बेसिक ड्रग्स एसिडिक इन्वायरमेंट में अकोमुलेट कर जाती हैं। अभी हमने देखा कि जो फीटस के ब्लड की पीएच होगी वो एसिडिक होगी एज़ कम्पेयर टू मदर्स ब्लड। तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी बेसिक ड्रग जब हम देंगे तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के ब्लड में जाएगी। अब वहाँ पे तो एसिडिक पीएच होगी तो वहाँ पे बेसिक ड्रग्स अकोमुलेट कर जाएंगी और टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ड्रग एलिमिनेशन का फेज स्टार्ट होता है। ड्रग एलिमिनेशन में 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड इज़ ड्रग एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म मेनली जो ड्रग्स की होती है वो लीवर में होती है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ड्रग की केमिकली ब्रेकडाउन होती है। मेटाबॉलिज्म के भी 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ड्रग्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है बाय हेपेटिक एंजाइम्स। और सेकंड फेज में क्या होता है कि इन प्रोसेसेस के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके साथ किसी दूसरे मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ग्लूकोरोनिक एसिड को कॉन्जुगेट किया जाता है, जिसकी वजह से एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है जो कि वाटर सॉल्युबल होती है और वो किडनी से इजीली एक्सक्रीट हो सकती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मेटाबोलाइज होने के बाद इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसी ड्रग्स को प्रो ड्रग्स कहा जाता है। इनकी एक एग्जांपल है कि इनालाप्रिल एक एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर को यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए। इनालाप्रिल एक प्रो ड्रग है। ये मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव होती है। पहले तो ये लेस एक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जब ये मेटाबोलाइज हो जाएगी तो ये इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि मोर एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इनालाप्रिल। लास्ट पे हम बात करेंगे ड्रग एक्सक्रीशन की, यानी कि अब ड्रग ने बॉडी में अपना कोई एक्शन प्रोड्यूस कर लिया है तो उसने बॉडी से एक्सक्रीट होना है। किडनीज मेजर रोल प्ले करती हैं इन एक्सक्रीशन में, लेकिन इसके अलावा एक्सक्रीशन के और भी बहुत सारे रूट्स हैं जिनमें कुछ ड्रग्स लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, कुछ ड्रग्स बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, कुछ हेयर फॉलिकल्स या सलाइवा या मदर के मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट होती हैं। तो अगर किसी ड्रग का लिपोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उस ड्रग की लंग्स के थ्रू एलिमिनेशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर किसी ड्रग का हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी एक्सक्रीशन किडनीज़ के थ्रू ज़्यादा होगी। अब किडनीज़ में एक्सक्रीशन किस तरह से होती है कि अब किडनीज़ के थ्रू ड्रग की एक्सक्रीशन किस तरह से होती है कि यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जिसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होती है और थर्ड पे सिक्रीशन के बाद फिर यूरिन के थ्रू ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो कोई भी ड्रग जब ब्लड में पहुंचेगी तो ब्लड ने ज़ाहिरी बात है उसने किडनी से पास आउट तो लाजमी करना है। तो किडनीज़ में सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड करेगी 2 चीज़ों पर। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ड्रग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आएगी और उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट करे। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनबाउंड फ्री ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा। जो ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी वो तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पहुंचेगी ही नहीं, तो वो एक्सक्रीट भी नहीं होगी, लेकिन जो प्लाज्मा में फ्री स्टेट में पड़ी होगी वो उस
ज़ाहिरी बात है कि वो ब्लड के थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आएगी और इसकी वजह से फिर ड्रग की एक्सक्रीशन पॉसिबल होगी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद फिर रीएब्जॉर्प्शन की फेज स्टार्ट होती है, जिसमें मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से ही रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर लूप ऑफ हेनले से रीएब्जॉर्ब होता है, और साल्ट्स और वीक एसिड्स या वीक बेसिस डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल से रीएब्जॉर्ब होते हैं। रीएब्जॉर्प्शन के बाद फिर सिक्रीशन का फेज स्टार्ट होता है और उसके बाद फाइनली जो ड्रग है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। तो बाइल का हम सबको पता है कि लीवर जो है वो बाइल बनाता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं जिनको कहा जाता है कैनालिकुलाई। इनके ऊपर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स लगी होती हैं जो ड्रग को एक्सक्रीट करती हैं बाइल में। अब बाइल जो है लीवर उसको रिलीज़ कर देता है ड्यूडेनम में, और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन के थ्रू ड्रग एक्सक्रीट हो जाती है बाय फीसिस। इसके अलावा मदर मिल्क के थ्रू भी कुछ ड्रग्स एक्सक्रीट होती हैं। ये कि मदर मिल्क की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। तो ऑइन ट्रैपिंग के मैकेनिज़्म को ही मद्देनज़र रखते हुए बेसिक ड्रग्स जो होंगी वो मिल्क में अकोमुलेट कर जाएंगी, जिसकी वजह से बेबी की बॉडी पे काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हेयर फॉलिकल्स के थ्रू भी एक्सक्रीट होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स की बात करेंगे।